हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के 5th सेमेस्टर के वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी फर्स्ट पश्चिमी राजनीतिक दर्शन फर्स्ट नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका DSC 13 का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप DU, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप DU, सोल, रेगुलर, NC वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के 5th सेमेस्टर के वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी फर्स्ट सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 5 होब्स के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 5 होब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आप कल्पना कीजिए एक ऐसा समाज जहाँ कोई सरकार न हो, कोई कानून न हो, हर इंसान सिर्फ अपनी ताकत पर जी रहा है, तो क्या होगा? अराजकता, डर और लगातार संघर्ष। इस स्थिति में बचने के लिए थॉमस होब्स ने लिखा लेविथियन। तो एक ऐसी किताब थी जिसने आधुनिक राजनीतिक दर्शन की दिशा बदल दी थी। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत हम सबसे पहले कर लेते हैं लेवियाथन और उसके कई संस्करण से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे थॉमस होब्स जी है। थॉमस होब्स 1588 से 1669 इंग्लैंड के दार्शनिक। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन 1651 है। तो 1588 में जन्मे होब्स इंग्लैंड के महान दार्शनिक थे। उनकी जो सबसे प्रसिद्ध कृति थी वो थी लेवियाथन, जिसको उन्होंने 1651 में लिखा था। लेवियाथन एक विशाल समुद्री राक्षस जिसे उन्होंने राज्य का प्रतीक बताया। इसमें जो राज्य की तुलना है वो एक विशाल समुद्री राक्षस से की गई है, जो सब पर शक्तिशाली और नियंत्रण रखने वाला होता है। उनका कहना था कि अगर लोगों को नियंत्रित करने वाला एक शक्तिशाली राज्य न हो तो समाज अराजक हो जाएगा। तो होब्स का मानना था कि अगर लोगों को नियंत्रित करने वाला कोई भी मजबूत राज्य नहीं होगा तो जो समाज है वो अराजकता में बदल जाएगा। लेवियाथन की कई व्याख्याएं भी है, जैसे कि राज्य को सर्वशक्तिशाली होना चाहिए, यह सामाजिक अनुबंध का प्रतीक है, यह शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने का साधन है। तो लेवियाथन 3 प्रतीकों पर प्रतिनिधित्व करता है। फर्स्ट, हमारा राज्य को सर्वशक्तिमान होना चाहिए, सामाजिक अनुबंध का प्रतीक और साथ ही शांति और सुरक्षा का साधन। तो ये आप देख सकते हैं लेवियाथन है थॉमस होब्स द्वारा लिखी गई पुस्तक। तो यही था लेवियाथन और उसके कई संस्करण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मानव प्रकृति के बारे में होब्स का दृष्टिकोण। तो अब हम हमारा प्रकृति पर होब्स का दृष्टिकोण देख लेते हैं। होब्स के अनुसार मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, प्रतिस्पर्धी और डरपोक है। हर व्यक्ति अपने लाभ और सुरक्षा के लिए कार्य करता है। तो होब्स कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, प्रतिस्पर्धी और डरपोक है। उसकी उन्होंने 3 मुख्य प्रवृत्तियां बताई है, मनुष्य की 3 प्रमुख प्रवृत्तियां। फर्स्ट प्रतिस्पर्धी, सेकंड संदेह, थर्ड आपकी यश की लालसा। तो जो प्रतिस्पर्धी है वो शक्ति और संसाधनों के लिए है, संदेह दूसरों से खतरे का डर है और यश की लालसा है सम्मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह। तो इसलिए मनुष्य स्वभाव से शांति प्रिय नहीं है बल्कि संघर्ष प्रिय है। तो यानी जो मनुष्य स्वभाव है वो शांति प्रिय नहीं है बल्कि संघर्ष प्रिय है। तो यही था मानव प्रकृति पर होब्स का दृष्टिकोण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रकृति की स्थिति अर्थात स्टेट ऑफ नेचर। तो स्टेट ऑफ नेचर में आता है जब कोई सरकार कानून न हो। तो स्टेट ऑफ नेचर यानी वह स्थिति जब कोई भी सरकार या कानून ना हो। तो ऐसी स्थिति में हर कोई हर किसी से लड़ता है। मनुष्य मनुष्य का भेड़िया है, मैन इज ए वुल्फ टू मैन। जीवन एकाकी, निर्धन, घृणित, क्रूर और छोटा, सोलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूस्टी, शॉर्ट। तो स्टेट ऑफ नेचर यानी कि वो स्थिति जब कोई भी सरकार या कानून ना हो। तो होब्स कहते हैं कि ऐसी स्थिति में हर कोई हर किसी से लड़ता है। उन्होंने 4 शब्दों से बताया, सोलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। यानी मनुष्य का जीवन होगा अकेला, निर्धन, घृणित, क्रूर और छोटा। तो होब्स कहते हैं मैन इज ए वुल्फ टू मैन अर्थात मनुष्य मनुष्य का भेड़िया है। तो इसीलिए मनुष्य को सुरक्षा और व्यवस्था के लिए राज्य की जरूरत होती है। तो यही था प्रकृति की स्थिति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सामाजिक अनुबंध अर्थात सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो सिद्धांत है उसको देख लेते हैं।
अराजक प्रकृति की स्थिति से निकलने के लिए लोग आपस में समझौता करते हैं। तो अराजकता से बचने के लिए लोग आपस में एक समझौता करते हैं, जिसे ही कहा गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वे अपनी स्वतंत्रता और अधिकार सार्वभौमिक सत्ता को सौंप देते हैं। बदले में संप्रभु उन्हें सुरक्षा और शांति देता है। तो लोग अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता और अधिकार त्याग कर उन्हें एक सर्वोच्च सत्ता को सौंप देता है। इसके बदले में जो सोवर्जियन होता है, वो जो सर्वोच्च सत्ता होती है, वो उन्हें सुरक्षा और शांति प्रदान करती है। अनुबंध व्यक्ति बनाम व्यक्ति नहीं बल्कि सभी व्यक्ति बनाम राज्य है। इससे एक संगठित समाज और मजबूत राज्य की स्थापना होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अनुबंध है वो व्यक्ति बनाम व्यक्ति का नहीं है, बल्कि सभी व्यक्ति का बनाम राज्य से होता है। तो यही अनुबंध समाज को एक संगठित रूप देता है और मजबूत राज्य की नींव भी रखता है। तो यही था हमारा सामाजिक अनुबंध अर्थात सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्य और संप्रभुता को लेकर। तो अब हम संप्रभुता को देख लेते हैं। तो सबसे पहले राज्य को देख लेते हैं। लेवियाथन में कहा गया है सर्वशक्तिशाली और पूर्ण अधिकार वाला। तो होब्स के अनुसार राज्य ही लेवियाथन है, जिसमें संप्रभुता सर्वोच्च होती है। संप्रभुता की उन्होंने कुछ विशेषताएं भी बताई है, जिसमें सबसे पहला बताया पूर्ण। राज्य के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। सेकंड बताया अविभाज्य, सत्ता बटी हुई नहीं होनी चाहिए। थर्ड बताया स्थायी, जब तक शांति और सुरक्षा बनी रहे। अगर राज्य कमजोर होगा तो लोग फिर से अराजकता में लौट जाएंगे। इसलिए होब्स ने सशक्त केंद्रीकृत राज्य का समर्थन किया। अगर जो राज्य है वो कमजोर पड़ जाएगा तो जो समाज होगा वो फिर से अराजकता में लौट जाएगा। इसलिए जो होब्स है उसने केंद्रीकृत और शक्तिशाली राज्य का समर्थन किया है। तो यही थी संप्रभुता की विशेषता है, राज्य और संप्रभुता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम इस चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम सबसे पहले देखेंगे होब्स आधुनिक राजनीतिक विचार में सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के पहले प्रवर्तक थे। उन्होंने मनुष्य की स्वार्थी प्रकृति और सुरक्षा की आवश्यकता से राज्य की उत्पत्ति समझाई। तो जो होब्स थे वे आधुनिक राजनीतिक दर्शन में सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का पहला प्रणेता माना जाता है उनको। और उन्होंने मनुष्य की स्वार्थी प्रकृति और सुरक्षा की आवश्यकता से राज्य की उत्पत्ति को समझाया। उनके लिए राज्य सुरक्षा और शांति का एकमात्र साधन है। हालांकि उनकी कुछ आलोचना भी की गई। उन्होंने संप्रभुता को इतना पूर्ण बना दिया कि यह तानाशाही को जन्म देता है, क्योंकि उन्होंने जो सर्वोच्च सत्ता थी उसको इतना शक्तिशाली बना दिया था कि वह तानाशाही की ओर झुक सकता था। फिर भी उन्होंने राज्य और कानून की आवश्यकता पर बल देकर आधुनिक राजनीति की नींव रखी। फिर भी जो होब्स थे उन्होंने आधुनिक राजनीति और कानूनी आधारित राज्य की नींव रखी थी। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा आता है चैप्टर नंबर 6, जो कि हमारा यूनिट नंबर 4 का ही रहता है। तो यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 6 आता है, जिसमें हम लोक के बारे में वर्णन करते हैं। तो जब इंग्लैंड में राजा की निरंकुश सत्ता से जनता परेशान हो चुकी थी, तब एक विचारक सामने आया जिसने कहा सरकार जनता की सहमति से बनना चाहिए। और उस विचारक का नाम था जॉन लॉक, जिन्हें लिबरलिज्म का जनक भी कहा जाता है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं हम लॉक और उनके संदर्भ से। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारे जॉन लॉक जी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे जॉन लॉक जी है। तो जॉन लॉक 1632 से 1704 अंग्रेज दार्शनिक लिबरलिज्म का जनक। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, लेटर ऑन टॉलरेशन, ऐसे कॉन्सर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो जब जो 1632 है उसमें जन्मे जॉन लॉक अंग्रेज दार्शनिक थे और उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, लेटर ऑन टॉलरेशन, ऐसे कॉन्सर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 का समय राजा की निरंकुश सत्ता को सीमित कर संसदीय शासन समाप्त हुआ। इस संदर्भ ने लोक को सीमित सरकार, अधिकारों और स्वतंत्रता की थ्योरी बनाने के लिए प्रेरित किया। तो वे उस दौर में जीवित थे जब ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 ने इंग्लैंड में राजा की निरंकुश सत्ता को सीमित करके संसद को मजबूत किया था। तो इसी संदर्भ में जो लोग थे उन्होंने सीमित सरकार, अधिकार और स्वतंत्रता की थ्योरी देने के लिए उनको प्रेरित किया गया था। तो यही था लोक और उनका संदर्भ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ईश्वर और प्रकृति के नियम। तो गॉड एंड लॉ ऑफ नेचर देख लेते हैं। तो लोक ने कहा कि ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि और स्वतंत्र इच्छा है। तो लोक ने कहा ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि और स्वतंत्र इच्छा दी है। प्रकृति के नियम देख लेते हैं, नैतिक सिद्धांत जिन्हें हर इंसान समझ सकता है। ये नियम बताते हैं वे किसी को नुकसान पहुंचाना गलत है और सभी बराबर है। इस आधार पर मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार तय होते हैं। तो जो प्रकृति का नियम है वे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है जिन्हें हर इंसान समझ सकता है। और ये नियम कहते हैं कि सभी लोग समान हैं, किसी को नुकसान पहुंचाना गलत है
और इन्हीं नियमों के आधार पर जो मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार है वे तय होते हैं। तो ये था हमारा ईश्वर और प्रकृति के नियम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रकृति की स्थिति और उसके नियम अर्थात स्टेट ऑफ नेचर। तो लोक का स्टेट ऑफ नेचर होब्स जैसा हिंसक नहीं है, यह अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण स्थिति है जहाँ लोग प्रकृति नियमों का पालन करते हैं। तो जो हमारे जॉन लॉक का स्टेट ऑफ नेचर है वो होब्स के जैसा हिंसक नहीं है और ये शांतिपूर्ण स्थिति थी जहाँ लोग प्रकृति नियमों का पालन करते थे। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी थी, जैसे कि नियमों की व्याख्या हर कोई अलग अलग करता है, न्याय देने वाला कोई निष्पक्ष प्राधिकरण नहीं है, इसलिए लोगों को संगठित सरकार की आवश्यकता होती थी। तो यह अपेक्षाकृत आपकी शांतिपूर्ण स्थिति तो थी, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं थी, जैसे कि हर कोई नियमों की व्याख्या अपने हिसाब से करता था और जो न्याय देने वाला था वो कोई निष्पक्ष प्राधिकारी नहीं होता था, इसलिए लोगों को संगठित सरकार की आवश्यकता पड़ती थी। तो यही था हमारा प्रकृति की स्थिति और उसके नियम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आता है, सामाजिक अनुबंध को लेकर आता है। तो जो जॉन लॉक है उन्होंने कहा लोग आपसी सहमति से सरकार बनाते हैं, अनुबंध अर्थात व्यक्ति और सरकार के बीच। सरकार का उद्देश्य लोगों के प्राकृतिक अधिकारों, जीवन स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा करना। तो जॉन लॉक ने कहा लोग आपसी सहमति से सरकार बनाते हैं, अनुबंध व्यक्ति और सरकार के बीच होता है और सरकार का उद्देश्य है लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। अगर सरकार ये नहीं करेगी तो जनता को विद्रोह करने का अधिकार भी है। तो यही था हमारा सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है क्या प्राधिकार बनाने का अनुबंध शाब्दिक है। तो क्या जो अनुबंध है वो वास्तविकता, इसको देख लेते हैं। लोक के अनुसार यह वास्तविक लिखित अनुबंध नहीं है बल्कि एक काल्पनिक परिकल्पित अनुबंध है। मतलब यह एक सैद्धांतिक विचार है जिससे सरकार की वैधता समझाई जाती है। तो लोग कहते हैं कि यह कोई वास्तविक लिखित अनुबंध नहीं है बल्कि एक काल्पनिक सैद्धांतिक अनुबंध है जिसका मकसद है सरकार की वैधता को समझाना। तो यही था हमारा क्या प्राधिकार बनाने का अनुबंध शाब्दिक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार। तो हर मनुष्य को जन्म से 3 प्राकृतिक अधिकार मिलते हैं। तो लोग कहते हैं कि हर इंसान को जन्म से 3 प्राकृतिक अधिकार मिलते हैं। फर्स्ट, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। सेकंड, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी। थर्ड, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। तो जीवन का अधिकार, किसी को जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता, अर्थात किसी को भी जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता, यही हमारा जीवन का अधिकार है। हर कोई स्वतंत्र है जब तक वह दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। तो हर कोई स्वतंत्र माना जाता है जब तक कि वह दूसरों को नुकसान न पहुंचाए, यही हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। थर्ड हमारा जो अधिकार आता है वो हमारा संपत्ति का अधिकार आता है। जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत को प्राकृतिक संसाधनों से जोड़ता है तो वह उसकी संपत्ति बन जाती है। तो यही हमारा संपत्ति का अधिकार है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यदि कोई जंगल से फल तोड़ता है, उसमें उसका श्रम जुड़ गया है तो वह उसकी संपत्ति हो गई। तो यही था हमारा प्राकृतिक अधिकार जो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को लेकर था। इसके बाद जो हमारा संपत्ति का अधिकार है उसको हम थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो जो संपत्ति है वो केवल जमीन या धन ही नहीं है बल्कि श्रम का परिणाम भी है। उदाहरण के लिए यदि आप जंगल से फल तोड़ते हैं वह आपकी संपत्ति है क्योंकि उसमें आपका श्रम जुड़ गया है, इसलिए संपत्ति मनुष्य का मूल अधिकार है। तो यह था संपत्ति का अधिकार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है सहनशीलता पर विचार। तो अब हम सहनशीलता पर विचार देख लेते हैं। तो लोक ने धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन किया। उन्होंने कहा राज्य को धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो जो लोग थे वे धार्मिक सहिष्णुता के पक्षधर थे। उन्होंने कहा कि राज्य को धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने विश्वास और पूजा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो यही था सहनशीलता पर विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सीमित सरकार और कानून का शासन अर्थात लिमिटेड गवर्नमेंट एंड रूल्स ऑफ लॉ। तो सरकार लोगों की नौकर है, मालिक नहीं। तो जो लोग जी है वे कहते हैं कि सरकार जनता की ट्रस्टी है, उनकी मालिक नहीं है। यदि सरकार अधिकारों की रक्षा न करे तो जनता को विद्रोह करने का अधिकार है। अगर सरकार अधिकारों की रक्षा नहीं करती है तो जनता विद्रोह कर सकती है, ये उनका अधिकार है। सरकार की शक्ति संविधान और कानूनों से बंधी होनी चाहिए। तो जो सरकार की शक्ति होती है वो संविधान और कानून से बंधी होनी चाहिए। और यही विचार बाद में अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा और फ्रांसीसी क्रांति में दिखाई दिया। तो जो हमारा ये विचार था सीमित सरकार का, ये विचार आगे चलकर अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा और फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित करता है। तो यही था हमारा सीमित सरकार और कानून का शासन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा निष्कर्ष को लेकर आता है। तो अब हम हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम सबसे पहले देखेंगे लोक का दर्शन उदारवाद की नींव है। तो जो उदारवाद की नींव है वो लोक का दर्शन ही माना जाता है।
उन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकार, धार्मिक सहिष्णुता और सीमित सरकार पर जोर दिया। साथ ही होब्स की तरह उन्होंने सामाजिक अनुबंध की बात की, लेकिन उनका दृष्टिकोण ज्यादा आशावादी और लोकतांत्रिक था। तो होब्स की तरह उन्होंने भी सामाजिक अनुबंध की बात करी थी, लेकिन जो उनका दृष्टिकोण था वो सकारात्मक और लोकतांत्रिक था। उनकी सोच आज भी आधुनिक लोकतंत्र और मानवाधिकारों की आधारशिला है। तो आज भी उनके जो विचार है वे आधुनिक लोकतंत्र और मानवाधिकारों की आधारशिला बने हुए हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। जिसके साथ हमारी जो यूनिट नंबर 4 है वो भी कंप्लीट होती है, क्योंकि इसमें हमारे 2 ही चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 5 या चैप्टर नंबर 6, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये थी आपकी 4th यूनिट, जिसके साथ जो हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी फर्स्ट सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें हमारी टोटल 4th यूनिट थी, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो इसी के साथ हमारा ये सिलेबस यहीं पर कंप्लीट होती है। तो ये था आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी फर्स्ट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को ये नोट्स या पीडीएफ चाहिए होगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको नोट्स या पीडीएफ मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट या क्वेरी होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। एंड अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगले अध्याय के लिए या अगले जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा उसके लिए तैयार रहिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।